वेलकम डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक शुरू कर देते हैं स्प्रिंग और ब्लॉक के सिस्टम। बट बिफोर दैट आई विश, मेरी ये मन से इच्छा है, मेरी ये दिल से इच्छा है कि जितने बच्चे ये वीडियो देखते हैं, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, दे मस्ट क्रैक देयर एंट्रेंस और उनका अच्छा रिजल्ट बने, अच्छा रिजल्ट निकले। यही मेरी अपेक्षा है। बस यही चीज मुझे एनर्जी देती है कि हर दिन एक नया वीडियो और नए टॉपिक पर हम बात करें। तो इस टॉपिक से डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं यहाँ पर। तो ऑलरेडी हमारे पास जो कंटेंट है जो स्प्रिंग और ब्लॉक से रिलेटेड है वो ये है कि स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम में अगर ब्लॉक को मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर दूं विच इज अटैच टू द स्प्रिंग और ब्लॉक डिस्टर्ब होने के बाद छोड़ दिया जाए तो इट परफॉर्म्स टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन। तो सबसे पहले हम इसका एक इक्वेशन तैयार कर लेंगे जो कि टाइम पीरियड का इक्वेशन है और ऑलरेडी हमने इसके पहले किया है। मान लीजिए, देखिए ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर था। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब था जहां पर नेट फोर्स होता है जीरो। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है उस इक्विलिब्रियम के लिए। तो जब ब्लॉक इक्विलिब्रियम सिचुएशन में हो और आप उस समय उसको थोड़ा डिस्टर्ब करा देते हो तो डेफिनेटली स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। कितना फोर्स? तो फोर्स का फॉर्मूला मेरे पास है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। फिर हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है, फोर्स की जगह पर मैं ma लिख देता हूं इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो बच्चों a की वैल्यू मिल चुकी है माइनस के बाय एम टाइम्स एक्स। इसको हमने कंपेयर करा के ये के बाय एम जो था उसको ओमेगा स्क्वायर लिख दिया तो ये ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया। तो यहां ओमेगा की वैल्यू बच्चों कितनी बनेगी? रूट के डिवाइडेड बाय एम। ये रूट के बाय एम बन चुकी है। ये तो ऑलरेडी हमारा रिपीटेड डिस्कशन चल ही रहा है। इसमें से हम अगर टाइम पीरियड के बारे में सोचें तो यह आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा विच इज 2 पाई स्क्वायर रूट और ओमेगा डिवाइड करने के बाद यहां पर आ जाएगा m डिवाइडेड बाय के। तो यह आपको बहुत ज़रूरी चीज़ है जो समझना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आज हमें करा के लेने हैं उसमें टाइम पीरियड, ओमेगा, ये सारी चीज़ें आने वाली है। और फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करो तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड विच इज 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाय एम। ठीक है। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जब कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाए, सवाल पूछा जाए स्प्रिंग और ब्लॉक के सिस्टम में ब्लॉक का ऑसिलेशन हो रहा है तो टाइम पीरियड कितना है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल रहा है ट्वाइस बाय रूट एम बाई के। हालांकि ओमेगा इक्वल टू रूट के बाय एम है तो के बाय एम और इसका एम बाई के हो चुका है। और फ्रीक्वेंसी में भी देख लीजिए ये ओमेगा को फॉलो कर रहा है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये सारी सिचुएशंस यहां पर मैंने दिखा तो दी है। दूसरा, ये ग्राफ के बारे में मुझे पढ़ाना है क्योंकि इस पर सवाल जो होते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं। क्या होता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ ऑफ स्प्रिंग इनमें क्या रिलेशन है? ये थोड़ा ऑड टॉपिक हो जाएगा, लेकिन आपने इलास्टिसिटी चैप्टर जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स में, मटेरियल से रिलेटेड इलास्टिसिटी में, आपने यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एफ एल बाई ए इंटू स्मॉल एल। तो F इज इक्वल टू वाई ए दैट स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। तो F इज इक्वल टू, इसको मैं K बोल देता हूं और ये L बोल देता हूं। आप सोचोगे निगेटिव साइन क्यों नहीं आया है, तो मुझे इस चैप्टर को फिलहाल डिस्कस नहीं कराना है। मुझे सिर्फ इतना है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि जिसको मैं K बता रहा हूं दैट इज वाई ए डिवाइडेड बाय एल, तो मैं इससे सिर्फ एक चीज उठाने वाला हूं। आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाए, जिनका ऑलरेडी प्रिपरेशन हो चुका है उनको ये समझ में आ जाएगा कि ये यंग्स मॉड्यूलस कहां से आया है। और जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है तो उन्होंने बिंदास यहां पर काम एक ही चीज पर करना है जो मुझे बताना है। वो एक है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग। तो के आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग, या फिर के एल इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, ये चीज कहां पर पढ़ने वाली है, यूजफुल होने वाली है? जब हम किसी एक स्प्रिंग को कट करने वाले हैं तो कट करते समय उसकी जो लेंथ की प्रोपोर्शन होती है उसके हिसाब से स्प्रिंग का जो कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट अलग होगा। यहां पर ट्विस्ट है बच्चों, स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट जो आ गया है वो ये है कि जिसको हम आज तक स्प्रिंग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं तो कई बच्चों ने मन के मन में ये मान भी लिया होगा कि ये तो कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला,
ये कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला, लेकिन कांस्टेंट है भैया, ये चेंज होने वाला है। कैसे चेंज होने वाला है? इसकी लेंथ पर डिपेंड होने वाला है। और आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, बहुत ही स्मूथली इजीली इसको टैकल करना है। और वो क्या है? तो k मल्टीप्लाई बाय एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर स्प्रिंग को मैं कई हिस्सों में भी डिवाइड कर दूं तो हर एक हिस्से का कांस्टेंट अलग होगा, हर एक हिस्से का कांस्टेंट अलग होगा। मतलब मान लीजिए ये कोई एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और लेंथ l है, इसको मैं मान लीजिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। तो इसका कांस्टेंट मैं k1 बोल दूंगा, इसका कांस्टेंट k2 बोल दूंगा, इसका कांस्टेंट k3 बोल दूंगा। इसकी लेंथ L1, इसकी लेंथ L2, इसकी लेंथ L3। अच्छा, तो अभी करना क्या है? तो करना यह है, आपको लिखना है k और l का प्रोडक्ट इस k1 और l1 के प्रोडक्ट के साथ में मैच कराना है। आपको k1 और k1 की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल के, है ना। और फिर अगर इसी को k2 l2 के साथ मैच करा दो या इसी को k3 l3 के साथ मैच करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज पे ध्यान रखना है कि स्प्रिंग को अगर कट करा दिया है तो कट करा दिया, ठीक है। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कांस्टेंट नहीं है, वो उस लेंथ के हिसाब से वैल्यू अलग आने वाली है। ओके, तो ये ग्राफ जो बता रहा है दैट इज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये जो होता है ये क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ठीक है, ये एक ग्राफ आ गया। तो मेरे लिए अभी सवालों के जवाब बनाने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें मिल चुकी है। एक तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम, और दूसरा KL इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर स्प्रिंग को कट करा दिया जाए तो जो मैंने बताया अभी, जो स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, वो कांस्टेंट नहीं है। अगर उसी स्प्रिंग को कट करा दिया तो जिस हिसाब से लेंथ होगी उस हिसाब से स्प्रिंग कांस्टेंट यहां पर चेंज होने वाला है, बदलने वाला है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, ऐसी भी सिचुएशन आ जाए अगर कोई आपको दे दे किसी एक पर्टिकुलर वेज पर, इंक्लिनेशन पर ये ब्लॉक डाल दिया है, तो क्या टाइम पीरियड में बदलाव आएगा? तो आपको समझना है बिल्कुल भी नहीं। इफ स्प्रिंग पेंडुलम ऑसिलेट्स इन वर्टिकल प्लेन इज मेड टू ऑसिलेट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस और ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ये देखिए 3 स्टेटमेंट है। अगर ये ऐसे ऑसिलेट हो रहा है या फिर ऐसे ऑसिलेट हो रहा है या फिर ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, इन तीनों भी चीजों में टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा ट्वाइस बाय रूट m डिवाइडेड बाय k। ये आएगा। फिर आप सोचोगे फिर फर्क किस में पड़ा है? तो यस, इसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब अबाउट विच इट ऑसिलेट, वो शिफ्ट हो जाती है। लेकिन उसके अबाउट जो ऑसिलेशन चलता है, वो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, उस ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी, उस ऑसिलेशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा, ऑल आर सेम, ऑल आर कांस्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, हाँ, यहां पर कुछ रिलेशन दिए, तो ये तो आप डायरेक्टली रिलेट करा सकते हो। क्या करा सकते हो कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास। अगर मास में बदलाव आते हैं तो यस, टाइम पीरियड स्प्रिंग जो सिस्टम ले रहा है इसमें बदलाव आएगा। टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ के है, स्प्रिंग कांस्टेंट पर टाइम पीरियड डिपेंड है। और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ के आ जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T विच इज नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये चीजें तो बनने वाली है, ये तो बहुत इजी है, ये सीधे सीधे हिसाब लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक बहुत बड़ा ब्लॉक डाला है जो कि रेस्ट में है, वो मूव नहीं होने वाला, ऐसे दिखाई जाती है सिचुएशन। और सिचुएशन दिखाई जाती है तो बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, तो गड़बड़ाना नहीं है यहां पर। यहां पर गड़बड़ाना नहीं है, यहां पर डरना नहीं है। यहां पर क्या करना है, इफ टू पार्टिकल्स आर अटैच विद द स्प्रिंग इन विच ओनली वन ऑसिलेटिंग, एक ही ऑसिलेट कर रहा है इसमें, और ऑब्वियस है ये ऊपर वाला ऑसिलेट कर रहा है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ट्वाइस बाय रूट m1 बाय k, स्प्रिंग कांस्टेंट डालना है। और बस ये सिस्टम में इतना ही है, नीचे वाला ऑसिलेट नहीं हो रहा है, एक ही ऑसिलेट हो रहा है। तो दूसरा काम क्या कर रहा है? जो दूसरा काम कर रहा है वो दूसरा एक प्रकार से हम बोलेंगे, जैसे कि हमने सीलिंग को अटैच कर दिया था, तो सीलिंग का काम क्या है? सीलिंग भी एक ब्लॉक की तरह ही था, राइट।
हमने इसके पहले जितनी सिचुएशन है हमने हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग दिखा दिया, ब्लॉक दिखा दिया, तो हॉरिजॉन्टली यहां पर अटैचमेंट था, तो ये क्या कर रहा है, बस ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। बस उसी तरीके से ये एक सपोर्ट की तरह ही काम करने वाला है, ये एक सपोर्ट की तरह ही काम करने वाला है, तो उसको सपोर्ट की तरह ही लो। और ऑसिलेशन तो ये बंदा कर रहा है, तो इसके बारे में सोचो। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, चलो यहां समझ लो। मान लीजिए ये स्प्रिंग पर मैंने कहीं से 3 ब्लॉक अटैच करवा दिए, तो एक जो है M1, ये M2 और ये M3, और ये इक्विलिब्रियम में, ये रेस्ट में। फिर मैंने क्या कर दिया, इसमें से ना धीरे से M2 को रिमूव कर दिया। इसको M2 को मैंने क्या कर दिया बच्चों, ये रिमूव कर दिया। तो रिमूव करा दिया, तो अभी क्या बच गया, इनके पास बच गया है M2 और M3। M2 और M3 ये दो ही बचे। अगर ये दो ही बचे हैं, M2 और M3 दो ही बचे हैं, तो ऑलरेडी M1 को निकालते समय M1 ने एक्स्ट्रा फोर्स तो डेवलप किया था, क्योंकि M1 को बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग को थोड़ा एक्स्ट्रा झुकना, इलोंगेट होना पड़ा है। तो उतना इलोंगेशन कम करने के लिए ये ऊपर जाने की कोशिश करता है और ये ऑसिलेट करता है। तो इसका टाइम पीरियड ट्वाइस बाय स्क्वायर रूट यहां पर M2 प्लस M3 मासेस है डिवाइडेड बाय K। अच्छा, आपने धीरे से इसको M2 को भी रिमूव कर दो, M2 रिमूव्ड। अगर M2 को रिमूव करा दिया तो फिर लास्ट में बचा क्या, तो लास्ट में बचा सिर्फ M3। अगर सिर्फ M3 बचा है तो टाइम पीरियड T डैश ट्वाइस बाय स्क्वायर रूट M3 डिवाइडेड बाय K। तो बच्चों ध्यान इस पर देना है कि ठीक है, ये डिस्टर्बेंस कराने के लिए M1 रिस्पॉन्सिबल था, M2 रिस्पॉन्सिबल था। आपको ध्यान उस पर देना है कि ऑसिलेशन जब चल रहा है तो ऑसिलेट कौन हो रहा है। इसमें से अगर बात करूं तो यहां इस सिस्टम में, चलो M1 तो एक रीजन था ऑसिलेशन के लिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन अभी फिलहाल में अगर देखो तो ये दोनों ऑसिलेट हो रहे हैं, ये दोनों ऑसिलेट हो रहे हैं। M2 को निकाल दिया तो ये अकेला ऑसिलेट हो रहा है, तो जो ऑसिलेट हो रहा है उसका मास ले लो, उसका मास ले लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी एक सिचुएशन बहुत बढ़िया होती है जिसमें दो ब्लॉक्स तो अटैच करा दिए हैं, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर डाल दिया है और स्प्रिंग से कनेक्शन दे दिया है, दोनों को खींच लिया और छोड़ दिया, तो दोनों यहां पर ऑसिलेट कर रहे हैं, राइट, दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं। तो इस सिस्टम को हम मॉडिफाई कराते हैं, इस सिस्टम को रिप्लेस कराते हैं एज इफ द सिस्टम इज अटैच्ड समवेयर, सिस्टम इज फॉर एग्जांपल फिक्स्ड ओवर हियर, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने K डलवा दिया, और इन दोनों मासेस की जगह पर मैं एक सिंगल मास ले लूंगा जिसको मैं कह दूंगा रिड्यूस्ड मास, जिसको मैं कह दूंगा रिड्यूस्ड मास। और रिड्यूस्ड मास कितना है, तो रिड्यूस्ड मास कितना है, तो यह आ जाएगा M1 M2 बाय M1 प्लस M2, यह आ गया रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास कितना कराना है, M1 M2 बाय M1 प्लस M2, बस इतना कराना है। तो मेरा टाइम पीरियड का फॉर्मूला ट्वाइस बाय स्क्वायर रूट मैं लिख दूंगा म्यू डिवाइडेड बाय K। टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इक्वल टू ट्वाइस बाय M की जगह पर रिड्यूस्ड मास M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 जो है वो म्यू डिवाइडेड बाय K। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट सिस्टम है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, दिखने में तकलीफ होगी तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या होता है, जब ये स्प्रिंग था नेचुरल लेंथ में था, इस पर ये ब्लॉक धीरे धीरे डाला है, तो ब्लॉक अटैच तो कर दिया, तो अटैच करने के बाद डायरेक्टली रिलीज नहीं किया, या फिर रिलीज किया भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसी सिचुएशन होती है बच्चों जहां पर देखिए इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम या फिर जिसे हम लोग मीन पोजीशन कहते थे, वहां पर नेट फोर्स होता है 0, जहां पर नेट फोर्स होता है 0। तो नेट फोर्स 0 जब होगा उसी पॉइंट के अबाउट क्या ऑसिलेट होने वाला है। तो अभी देखिए जो स्प्रिंग जो था, स्प्रिंग नेचुरली यहां तक था, जैसे ब्लॉक अटैच करा दिया, तो ब्लॉक अटैचमेंट कराने के बाद मुझे पता चला कि यहां पर कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम सिचुएशन होने वाली है। अगर मैं इसको धीरे धीरे लाता तो ये यहां पर आकर सेटल हो जाता, और अगर मैं यहां से छोड़ देता तो ये यहां पर आता, यहां से और नीचे आता, फिर वापस ऊपर जाता, मतलब अबाउट दिस लाइन ये ऊपर नीचे ऑसिलेट होता। समझने वाली चीज क्या है, ये नेट फोर्स जहां पर 0 होता है, ब्लॉक वहां पर रुकना चाहिए था,
और उसको रोकना अगर है तो आप स्लोली ला दो, कोई दिक्कत नहीं, स्लोली ला दो, रोक दो, यहाँ पर छोड़ दो उसको, तो स्प्रिंग फोर्स और mg दोनों बैलेंस हो गया, तो ये ब्लॉक वहीं पर रह जाएगा। लेकिन आप ऊपर से उसको छोड़ देते हो ऑल ऑफ सडन, तो ये नीचे आएगा, इसको काइनेटिक एनर्जी मिली है, फिर वापस आगे जाएगा, रुक जाएगा, ये ऑसिलेट होने वाला है। तो बात बताने की ये है, जहां पर नेट फोर्स 0 है वहां पर समझ लीजिए, तो स्प्रिंग पहला नेचुरल लेंथ, ये इसका नेचुरल लेंथ था, ये नेचुरल लेंथ था, यहां से स्प्रिंग इतना इलोंगेट हुआ है, एक्स्ट्रा इलोंगेट हुआ है मीन पोजीशन तक आने के लिए, तो यहां पर उसका जो फोर्स है नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब mg इज बैलेंस्ड बाय k y नॉट। तो अगर ऐसा है तो mg इक्वल टू k y नॉट, तो m बाई के इक्वल टू वाई नॉट बाई जी, तो t इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई के था ही, तो m बाई के की जगह पर वाई नॉट बाई जी रख देता। इससे होता क्या है, ये कहीं ना कहीं आप रेफरेंस बुक में पढ़ तो लेते हो, रेफरेंस बुक में कहीं ना कहीं आप ये पढ़ लेते हो, और फिर बच्चे यहां पर गड़बड़ा जाते हैं कि वो सोचते हैं जैसे कि यहां पर t इक्वल टू ट्वाइस बाय रूट वाई नॉट बाई जी मिला है, दिख रहा है आपको सबको? तो क्या गड़बड़ा जाते हैं वो मैं बताता हूँ, क्या गड़बड़ हो जाती है वो यहां पर बताता हूं। होता ही है कि बच्चों को लगता है कि अरे यार ये वाई नॉट पर डिपेंड है, बच्चों को लगता है टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ दैट वाई नॉट, हालांकि ये नहीं है, ये वाई नॉट जो है इस पर ये डिपेंड नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन बताता हूं मैं आपको। अगर मैंने मास ज्यादा डाल दिया तो वाई नॉट भी ज्यादा आएगा, अगर मैंने मास को कम करा दिया तो वाई नॉट भी कम आएगा। लेकिन अगर रेशो के बारे में बात करें तो अगर मास ज्यादा है तो मास ज्यादा डिवाइडेड बाय के का रेशो, अगर मास कम है तो कम डिवाइड बाय के का रेशो, हमेशा ऐसा ही रेशो यहां पे मिलने वाला है। ये दिखने में मे भी दिख रहा है कि वाई नॉट पर डिपेंड है, लेकिन ऐसा नहीं है, समझ लो यहां पर जो फॉर्मूला था के वाई नॉट इज इक्वल टू एम जी, ये अभी भी मास पर ही डिपेंड है। देखिए जी तो कांस्टेंट है, आप बोलोगे यहां पर के कांस्टेंट है, अगर मैंने मास बढ़ा दिया तो वाई नॉट भी बढ़ जाएगा, अगर मास घटा दिया तो वाई नॉट भी घट जाएगा। तो ये वाई नॉट जो है ये फंक्शन ऑफ मास दिख रहा है यहां पर, जब मास के बारे में चेंजेस हो गए तभी ये वाई की वैल्यू चेंज होने वाली है। तो कहीं पर भी आपको यहां नहीं दिखाना है कि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ हुआ है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहां इंडिपेंडेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी डिपेंड नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी डिपेंड नहीं है। तो मुझे क्या दिखाना है यहां पर, ये समझ लो। तो ये जो रेशो है, ये जो जैसे के वाई नॉट इक्वल टू एम जी आया, तो एम बाई के का रेशो अगर फिक्स है तो वाई नॉट बाई जी का रेशो भी क्या आना चाहिए, फिक्स ही आना चाहिए। एम बाई के का रेशो अगर फिक्स है तो वाई नॉट बाई जी का भी रेशो फिक्स ही आना चाहिए। एम बढ़ा दिया तो वाई नॉट बढ़ गया, एम कम करा दिया तो वाई नॉट कम हो गया, लेकिन ये रेशो और ये रेशो सेम ही होगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर फील होता है कि स्प्रिंग बैलेंस या स्प्रिंग पेंडुलम जो है वो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ जी है, तो बिल्कुल भी नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट। अभी नेक्स्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। इसमें ये दोनों चीजें आपको दिख रही है, दोनों के दोनों सीरीज में, ये हॉरिजॉन्टल रखा है और ये वर्टिकल रखा है, ठीक है। तो हम इसके बारे में सोचते हैं, जैसे ब्लॉक है तो ब्लॉक पर फोर्स डेवलप अगर होता है, या फिर फोर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि समझ लो इस ब्लॉक, ये ब्लॉक ऑसिलेट हो रहा है, तो ऑसिलेट हो रहा है तो मान लीजिए थोड़ा आगे बढ़ गया, तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स अगर डेवलप होता है तो कितना होता है, तो सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूंगा कि दोनों स्प्रिंग जो है ये सीरीज में है। जैसे यहां पर देखिए ये ब्लॉक अटैच है K1 और K2 को, तो इसका जो वेट होगा दैट इज ऑन K1 ऑल्सो एंड दैट इज ऑन K2 ऑल्सो। ये दोनों पर K1 और K2 दोनों पर भी सेम ही फोर्स मैंने डाला है। तो यहां पर की पॉइंट जो है फोर्स इज सेम ऑन बोथ स्प्रिंग्स। देखिए स्प्रिंग मासलेस भी लिया है हमने, तो फोर्स इज सेम ऑन बोथ स्प्रिंग, दोनों के दोनों जो स्प्रिंग दिख रहे हैं दोनों के स्प्रिंग पर फोर्स यहां पर सेम है, ये हिंट है। तो अगर ये x से इलोंगेट होता है तो स्प्रिंग को x1 से इलोंगेट होना पड़ेगा और इस स्प्रिंग को x2 से इलोंगेट होना पड़ेगा। इसका मतलब टोटल इलोंगेशन अगर x है तो शायद स्प्रिंग 1 में K1 और स्प्रिंग में सेकंड में K2 इतना इलोंगेशन हुआ होगा।
तो हमारा ये पॉइंट सॉल्व कराने के लिए ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 आ गया, x इक्वल टू x1 प्लस x2 आ गया, ठीक है। तो यहां इलोंगेशन सेम मिल रहा है, तो मेरा फॉर्मूला जो है F इज इक्वल टू, तो मैंने अभी आपको बोला फोर्सेस सेम ऑन बोथ, तो चलिए माइनस k1x1 और फोर्स दूसरे स्प्रिंग पर तो माइनस k2x2 ही होना चाहिए। अगर इसका इस्तेमाल करूं तो मैं x1 को माइनस एफ बाई k1 और x2 को माइनस एफ बाई k2 लिख सकता हूं। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो x इज इक्वल टू, देखिए x1 की जगह पर माइनस एफ बाई x1, एक्सट्रीमली सॉरी, माइनस एफ बाई k1 और यहां पर माइनस एफ बाई k2 लिख सकते हैं। ओके, अगर ऐसा है तो x इज इक्वल टू, नाउ माइनस साइन बाहर, माइनस एफ बाहर, 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 रख देते हैं। अगर मैं ऐसा करता हूं कि इन दोनों को रिप्लेस करा देता हूं बाय सिंगल स्प्रिंग जिसको k इक्विवेलेंट है और इसको सेम ही मास अटैच करा दिया है, तो मैं इसके बारे में भी इक्वेशन लिख सकता हूं F इज इक्वल टू माइनस k इक्विवेलेंट इंटू एक्स, क्योंकि जो रिजल्ट इन दोनों का मिला के मिल रहा है वही रिजल्ट मुझे इस एक अकेले स्प्रिंग ने देना चाहिए। जो रिजल्ट इन दोनों ने मिला के दिया है टोटल डिस्प्लेसमेंट x, तो इसने भी मुझे वही रिजल्ट देना चाहिए। तो इन दोनों स्प्रिंग की जगह पर मैं ये एक अकेला स्प्रिंग ला सकता हूं। तो अभी बच्चों देख लीजिए, यहां इक्वेशन में इस x की जगह पर मैं f बाय माइनस के इक्विवेलेंट रख सकता हूं और इज इक्वल टू ये माइनस एफ, 1 बाय k1 1 बाय k2, एफ एफ कैंसल और माइनस माइनस साइन कैंसल। तो समझने वाली बात यह है k इक्विवेलेंट इज 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2। तो अभी बात क्या समझ में आ रही है, अगर मेरे पास स्प्रिंग है एंड दोज स्प्रिंग्स आर इन सीरीज, अगर ये स्प्रिंग सीरीज में है तो जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग होगा, या फिर दोनों की जगह पर मैं एक सिंगल सिस्टम की तरह काम कर रहा हूं, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी 1 बाय के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2 होगा। और उसके अलावा अगर इसको सॉल्व करा दिया जाए तो k इक्विवेलेंट इज k1 k2 बाय k1 प्लस k2 होगा। k इक्विवेलेंट इज k1 k2 बाय k1 प्लस k2 होगा, राइट। तो सीरीज के लिए रिजल्ट ध्यान में आ गया, सीरीज के लिए रिजल्ट ध्यान में आ गया। ओके, नेक्स्ट ये सिस्टम देख लीजिए। यहां पर ना इसीलिए मैंने इंटेंशनली 3-3 डायग्राम दे दिया आपको, ताकि कई बार गलतफहमियां हो जाती है कि जैसे इस डायग्राम में बच्चों को लगता है कि ये दोनों ना सीरीज में, इसमें लग जाता है ये सीरीज में, ये देख के तो बच्चे बता देते हैं ये पैरेलल है। तो सीरीज और पैरेलल का बेसिक क्राइटेरिया भी थोड़ा समझ लो। मैंने सीरीज में आपको बताया था दोनों पे फोर्स सेम था और इलोंगेशन दोनों पे अलग अलग था, K1 और K2 में इलोंगेशन अलग अलग था। अभी यहां समझेगा आपको, अगर मैं इस ब्लॉक को यहां से थोड़ा आगे भी ढकेल देता हूं x से, आपको नहीं लग रहा कि ये जो K1 है ये K1 इलोंगेट हो जाएगा बाय x, K1 x से इलोंगेट हो जाएगा और K2 x से कॉम्प्रेस हो जाएगा। मतलब K1 x से इलोंगेट हुआ और K2 x से कॉम्प्रेस हुआ। अच्छा, K1 में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ F1 इधर, और K2 ने रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि जब स्प्रिंग कॉम्प्रेस होता है तो उसके अगेंस्ट फोर्स डेवलप कराता है F2। तो इस तरीके से हुआ क्या, हर एक स्प्रिंग ने एक ही डायरेक्शन में फोर्स डेवलप करा दिया। तो यहां की पॉइंट बच्चों क्या है, की पॉइंट इसमें यह होता है कि डिस्प्लेसमेंट दोनों स्प्रिंग में सेम है, जबकि इसके पहले आर्टिकल में क्या था, फोर्स वाज सेम। अभी डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो जो आपने फोर्स दिया था, मान लीजिए इस ब्लॉक को यहां से यहां ढकेलने में, उसको एनकाउंटर करने में, उसको बैलेंस करने में इस स्प्रिंग ने खुद का फोर्स डेवलप किया और इसने भी खुद का फोर्स डेवलप किया। मतलब टोटल फोर्स अगर F है तो यहां पर F1 और F2 दोनों स्प्रिंग ने मिलाया और जो अप्लाइड फोर्स था उसके अगेंस्ट में काम करना शुरू कर दिया।
ओके, तो F1 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस K1x, और F2 की वैल्यू माइनस K2x। अगर मैं सोचूं, ये कहीं पर भी देखो आप, यहां पर भी इसको नीचे ला दो, कोई दिक्कत नहीं है, K1 K2 है, इलोंगेशन सेम होगा, लेकिन दोनों स्प्रिंग अलग अलग तरीके से फोर्स डेवलप करेंगे। अभी सोचना यह है कि मैं इसको अगर रिप्लेस करा देता हूं इन तीनों डायग्राम में, कोई दिक्कत नहीं है, रिप्लेस करा देता हूं बाय सिंगल स्प्रिंग, जिसको मैं कह दूं K इक्विवेलेंट, और जिस पर सेम ब्लॉक अटैच है, तो अभी ये सेम इलोंगेशन पर फोर्स F ही डेवलप करने वाला है। मतलब क्या है, इसने जो रिजल्ट बनाया वही रिजल्ट इसने भी बनाना चाहिए, तभी तो हम लोग रिप्लेसमेंट थ्योरी पर आएंगे। तो यहां F इक्वल टू माइनस K इक्विवेलेंट इंटू एक्स करा देता हूं, तो यहां F की वैल्यू माइनस K इक्विवेलेंट एक्स आ जाएगी। तो अभी देखिए x की वैल्यू कैंसिल हो गई, माइनस कैंसिल हो गया, तो K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। समझ में आ रही है बात? K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। तो इन तीनों कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखो, ये तीनों कॉम्बिनेशन जो है, ये तीनों कॉम्बिनेशन है रिलेटेड टू पैरेलल। दिखने में भले ही ये लग रहा होगा इस सीरीज में ये दोनों, लेकिन है पैरेलल। इसका रिजल्ट की पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट से, और यहां पर फोर्स होता है F1 प्लस F2। तो सीरीज और पैरेलल की दोनों चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। चलिए अभी सवालों के जवाब बनाते हैं। ए बॉडी ऑफ मास m अटैच टू द स्प्रिंग विच ऑसिलेट विथ टाइम पीरियड ऑफ 4 सेकेंड। If the mass of body is increased by 4 kilogram, the time period increased by 2 सेकेंड। चलिए एक काम करते हैं, T1 ट्वाइस बाय रूट m बाय k। ओके, तो शुरुआत का जो टाइम पीरियड था वो 4 सेकेंड था, ये इक्वेशन 1 आ गया। सेकंड इन्होंने बताया है कि अगर मैं इस मास के साथ 4 किलोग्राम को एक्स्ट्रा ऐड करा दूं, इसके साथ 4 किलोग्राम एक्स्ट्रा ऐड करा दूं, तो टाइम पीरियड भी 2 से बढ़ गया, मतलब 4 था तो 6 हो गया, रूट ऑफ, और m के साथ में 4 ऐड करा दिया, डिवाइडेड बाय k। ये इक्वेशन 2 हो गया। आप 1 और 2 को अगर मैच करो तो 2 डिवाइडेड बाय अगर 1 करा देता हूं, तो यहां पर 6 बाय 4 इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चों रूट m प्लस 4 डिवाइडेड बाय m। देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो स्क्वेयरिंग करा देते हैं, 9 बाय 4 इज इक्वल टू m प्लस 4 बाय m आ गया, फिर m इधर आ गया 9m इज इक्वल टू 4m प्लस 16 आ गया, ये 4m को इधर ला दो, तो बच्चों ये 5m इज इक्वल टू 16 आ गया, m इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 जा 15 है ना, 1 बचा, तो 5 2 जा 10, तो m की वैल्यू 3.2 किलोग्राम बन चुकी है। m की वैल्यू 3.2 किलोग्राम बन चुकी है। ये आपको सबको क्लियरली दिख रहा है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। यस, नेक्स्ट इज one body is suspended from spring of length L, spring constant is K and has time period T। okay, तो स्प्रिंग की लेंथ है L, स्प्रिंग कांस्टेंट है K and has time period T। now if the spring is divided into 2 equal parts, चलो यहां पर 2 equal parts दिया गया and joined in parallel and the same body is suspended from this arrangement, new time period is, कोई बात नहीं। देखिए ये स्प्रिंग है जिस पास स्प्रिंग कांस्टेंट K है और जिसकी लेंथ L है, इसको अभी डिवाइड करा दिया 2 पार्ट्स में, तो इसका अगर स्प्रिंग कांस्टेंट K डैश है तो इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट K डैश होगा, इसका लेंथ L/2 है तो इसका लेंथ भी L/2 होगा, क्योंकि यहां इन्होंने बताया 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करा दिया। क्योंकि शुरुआत में थ्योरी नहीं होती है, समझना जरूरी होता है, इसीलिए थोड़ा सा स्लोली ले रहा हूं यहां पर। तो आपको मैंने पहले बता दिया, जो ओरिजिनल है स्प्रिंग का KL प्रोडक्ट डाल दीजिए, यहां पर बच्चों ये कॉमा है, ध्यान में रख लीजिए, ये कॉमा है, K और L का प्रोडक्ट इज इक्वल टू K डैश, इसके साथ में मुझे अगर इसको कंपेयर कराना है तो K डैश और उसका लेंथ है L/2। तो सॉल्व कराने के बाद मुझे पता चला K डैश की वैल्यू तो आ गई है 2K।
अच्छा, जैसे एक बार आपकी समझ यहाँ पर बढ़ जाए इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो आप इजीली बोल सकते हो सर लेंथ हाफ करा दिया तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो गया, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है ना। तो लेंथ हाफ करा दिया तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हुआ क्या, इस हर एक पार्ट का जो मैंने दो टुकड़े करा दिए है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2 है, 2k है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k है। इनके बताने के अनुसार, इन्होंने जो चीज बताई है उसके अनुसार अगर बात करें तो दोनों टुकड़ों को ना पैरेलल में अटैच करवा दिया। तो ये तो 2k आ गया, ये भी 2k आ गया, और इन्होंने वापस से एक चीज बता दी है यहां पर, सस्पेंडेड, सेम बॉडी इज सस्पेंडेड फ्रॉम द अरेंजमेंट। तो अगर सेम बॉडी को अरेंजमेंट को सस्पेंड करा दिया तो ये आ गया m। ओके, तो पहले मैं इसको रिप्लेस करा दूंगा कि देखिए 2k ये दोनों जो है ये सीरीज में है, ये पैरेलल में है, ये दोनों के दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में स्प्रिंग कांस्टेंट का होता है एडिशन, तो ये 2k और 2k हो गया 4k, और ये आ गया ब्लॉक ऑफ मास m। पुराने वाले पर जाते हैं, जैसे ये स्प्रिंग जो था इसका टाइम पीरियड होगा ट्वाइस बाय रूट m बाय k, क्योंकि इनकी सिचुएशन के अनुसार शुरुआत में, या तो ऐसे दिखाते हैं, मैं यहां पर दिखाता हूं, ये जो स्प्रिंग था जिसका कांस्टेंट k था उसको सेम ही मास अटैच किया था, तो टाइम पीरियड वाज t। अभी टाइम पीरियड t डैश बन जाएगा, ट्वाइस बाय रूट m बाय k की जगह पर 4k आ गया, तो t डैश इज इक्वल टू ये 4k मैं बाहर निकाल देता हूं तो 1/2, और बाकी वैल्यू जो बन रही है 2 पाई रूट m बाय k, यस, तो 1/2, और ये बच्चों आ गया t, तो t डैश इज इक्वल टू मुझे मिल गया 1/2 टाइम्स t। इस तरीके से रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यस, a block of mass m, a block of mass m on a horizontal slab of mass capital M which is moving horizontally and executing SHM, ठीक है। coefficient of static friction between block and slab is mu, okay, ये भी इंफॉर्मेशन ठीक है। block is not separated from the slab, मुझे ये जो नीचे वाला ब्लॉक है उसके बारे में तो समझ रहा है, ये ब्लॉक के बारे में समझ रहा है कि ये ऑसिलेट क्यों कर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये ऊपर वाला ऑसिलेट क्यों कर रहा है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन जरूरी है। तो होता क्या है, ये कैपिटल एम ऑसिलेट कर रहा है क्योंकि इससे डायरेक्ट स्प्रिंग अटैच्ड है, लेकिन ऊपर वाला ऑसिलेट क्यों कर रहा है, ऊपर वाले को कौन रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करा के दे रहा है। तो बात ऐसी हो रही है, जैसे ही ये नीचे वाला ब्लॉक आगे आगे जाता है, जैसे मीन पोजीशन को क्रॉस करा के ये आगे बढ़ रहा है, तो इस ब्लॉक का टेंडेंसी है धीरे धीरे स्पीड कम कराने का, ये रोकने की कोशिश करेगा। ये बहुत स्पीड में था और रोकने की कोशिश करता है, तो इनर्शिया की वजह से जो ऊपर वाला ब्लॉक है, मैं थोड़ा सा सेपरेट दिखा देता हूं, ऊपर वाला जो ब्लॉक है, जैसे आप समझ लीजिए ना, कोई बस में आप जा रहे हो और बस डिसेलरेट हो रही है, उसकी स्पीड कम हो रही है, तो बॉडी ऑफ अ पैसेंजर विल ट्राई टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन, तो ये आगे जाने की कोशिश करता है। तो सेम वे ये ब्लॉक इधर मूवमेंट करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस पर डेवलप हो जाएगा फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन उसको वापस रिस्टोर कराने की कोशिश करता है। ये चीज समझ में आ रही है, नीचे वाला ब्लॉक जो ये ऑसिलेट हो रहा है, इसने मीन पोजीशन को क्रॉस करा दिया, ठीक है, तो जैसे आगे बढ़ेगा मीन पोजीशन पे स्पीड सबसे ज्यादा थी, जैसे आगे बढ़ रहा है इस नीचे वाले ब्लॉक की स्पीड कम हो रही है, उसके ऊपर वाला ब्लॉक ही हैज अ टेंडेंसी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन, तो वो आगे जाने की कोशिश करता है और इस पर फ्रिक्शन डेवलप होकर फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करेगा। अच्छा, ये सबसे ज्यादा रिटार्डेशन कब होगा, जब ये रुक जाएगा ब्लॉक, कैपिटल एम रुक जाएगा, उस समय फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां पर देख लीजिए क्या होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू जो है, ये फ्रिक्शन की वैल्यू जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो लगने वाला है, जो इसको रिस्टोर कराने के लिए, मतलब ऑसिलेशन कराने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है, दैट रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू दिस रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग मतलब देखिए ये तो फ्रिक्शन चल रहा है, ये फ्रिक्शन चल रहा है, लेकिन ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है, रिस्टोरिंग मतलब कौन, ऑसिलेशन कराने के लिए रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर नेचुरली फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करा रहा है,
लेकिन यहां पर देखिए क्या है, ब्लॉक इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द स्लैब, मतलब कहीं ना कहीं जो रिस्टोरिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट है, जो उसको ऑसिलेशन में कराने वाला फोर्स जो है, उसकी जो जरूरत है फ्रिक्शन 100% प्रोवाइड करा रहा है। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू फ्रिक्शन। रिस्टोरिंग फोर्स अगर फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, ऑसिलेशन कराने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है अगर फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, तो फ्रिक्शन कैपेबल ही नहीं होगा। तो आप एक चीज समझ लो, रिस्टोरिंग फोर्स जो है दैट इज लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन। तो रिस्टोरिंग फोर्स की होता कितना है, तो अभी रिस्टोरिंग फोर्स होता कितना है, तो हम लोग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक पहुंच चुके हैं यहां पर, राइट। तो रिस्टोरिंग फोर्स मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स यहां पर नॉर्मल। तो नॉर्मल कितना है यहां पर, नॉर्मल, और ये इसका mg, इस पर ही बात करने वाले हैं, तो म्यू mg डाल देता हूं। और क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है तो यहां पर टूवर्ड सेंटर एक्सेलरेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर, और ये एम्पलीट्यूड जो SHM के लिए रिक्वायर्ड है एक्सेलरेशन दैट इज ओमेगा स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड दिस इज लेस देन और इक्वल टू नाउ म्यू mg। तो गॉट कैंसल यहां पर, और मुझे समझ में आ रहा है कि रिक्वायरमेंट क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। सो ओमेगा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाई ए, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू रूट म्यू जी बाई ए। तो ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करें तो ठीक है, ये इसमें से कोई भी चीज चल जाएगी, और मैक्सिमम अगर बात करें तो इक्वल टू आप ले सकते हो। तो ओमेगा कैन बी लेस देन और इक्वल टू दिस वैल्यू। ये आ गया एक रिजल्ट, ठीक है। और आगे चलिए, एक सिचुएशन है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड फ्रॉम द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड ड्रॉप्ड फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। ऐसे सवाल आपने वर्क पावर एनर्जी में किए होंगे, तो मैं दो तरीके से इसको सॉल्व कराता हूं। यहां पर पहला तरीका यह है, जहां से ड्रॉप किया वहां उसकी वेलोसिटी 0 थी, जहां से ड्रॉप किया वहां उसकी वेलोसिटी 0 थी, और जब छोड़ दिया, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच चुका है तब भी 0 होगा। मैं इस डायग्राम की जगह पर यहां पर अलग से दिखाता हूं। देखिए, यहां पर मैंने ब्लॉक को रखा है, यहां पे रोक के रखा है, तो इसकी इनिशियल स्पीड जो होगी वो 0 होगी। जब मैं इसको छोड़ देता हूं तो छोड़ने के बाद ये नीचे आता है, इलोंगेट होता है। यहां पर इसने रोकना चाहिए था, लेकिन इसके पास स्पीड बहुत ज्यादा आ गई है, तो ये नीचे नीचे जाएगा और इलोंगेट होगा और यहां पर रुक जाएगा। यहां पर भी फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई। मतलब हुआ क्या है, स्प्रिंग इतना इलोंगेट हुआ है, चलिए एक्स से इलोंगेट हुआ है, तो आप धीरे धीरे अगर देखोगे तो यहां पर ब्लॉक ऊपर से नीचे आया, मतलब लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आया है, इज इक्वल टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आया है mgx, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये स्प्रिंग में यहां पर स्टोर्ड हो गई है। तो स्प्रिंग में जो स्टोर्ड हुई है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा, एक एक्स कैंसिल करा दो तो x इज इक्वल टू ट्वाइस mg डिवाइडेड बाय k। लेकिन ये जो फॉर्मूला ये बच्चों इससे रिलेटेड क्या है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बताया, पूछा गया। ये जो है ये एम्पलीट्यूड नहीं है, दिस इज मैक्सिमम डिस्टेंस, या फिर हम लोग इसको पाथ लेंथ बोल देंगे। पाथ लेंथ, पाथ लेंथ का मतलब हो रहा है अभी इसके बाद ये ब्लॉक जो है ना इन दोनों के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा, तो ऑसिलेट करता रहेगा तो ये पाथ लेंथ हो गई। आपने 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 ये तो चीज समझी है, प्लस ए और माइनस ए, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये ही पाथ लेंथ होता है। तो एम्पलीट्यूड उस समय क्या थी, ये इसका मीन पोजीशन था जिसको मैंने 0 बताया। तो उसी तरीके से अगर यहां पर आप सोचो, तो अगर मुझे टोटल टोटल पाथ लेंथ अगर पता है तो एम्पलीट्यूड इसका हाफ करा दो, हाफ ऑफ, तो इसका हाफ करा दो तो फॉर्मूला आ जाएगा mg डिवाइडेड बाय के। या तो एक तरीका यह हो गया, या दूसरा तरीका बताता हूं। जब ब्लॉक ऑसिलेट करता ही है तो
कहीं ना कहीं एट मीन पोजीशन, मतलब ब्लॉक को शायद यहां से मैंने रिलीज किया होगा, ब्लॉक यहां से यहां तक आया है, चलिए एक्स नॉट, ब्लॉक वापस नीचे आने वाला है, चलिए ये भी एक्स नॉट, ऐसे मान के चलते हैं। इस डायग्राम को आप रेफर ही मत करो, इसको नहीं रेफर करना, नहीं करना। तो क्या हुआ, ये अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो यहां पर नेट फोर्स होना चाहिए 0, मतलब इसमें जो के एक्स नॉट ऊपर डेवलप हुआ है, स्प्रिंग फोर्स जो डेवलप हुआ है के एक्स नॉट, और इस ब्लॉक का वेट mg, ये दोनों मैच होते हो गए, क्योंकि इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर स्प्रिंग ने के एक्स नॉट डेवलप किया और mg नीचे है। तो देखिए एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ गई है, mg/k, और ये मीन पोजीशन है तो बस ऊपर नीचे ऑसिलेट करने वाला है, तो mg/k रिजल्ट आना चाहिए। नेक्स्ट सिचुएशन है, पीरियोडिक टाइम oscillation is t1, periodic time of oscillation is t1, ठीक है, is obtained when mass is suspended from the spring if another spring is used of same mass with same mass, periodic time of oscillation is t2। now this mass is suspended in series with the combination, तो ठीक है, क्या करना है देख लो, मास तो सेम ही है, तो टाइम पीरियड t1 ट्वाइस बाय रूट m/k1, इसका टाइम पीरियड t2 ट्वाइस बाय रूट ऑफ m/k2, और इसका टाइम पीरियड ट्वाइस बाय रूट m/k इक्विवेलेंट होने वाला है। ये तो तीन फॉर्मूले आप ऐसे ही दिखा सकते हो, बता सकते हो कि इसका टाइम पीरियड ट्वाइस बाय रूट m/k1 ट्वाइस बाय रूट m/k2, और इन दोनों को सीरीज में डलवा दे तो k इक्विवेलेंट। ठीक है, अभी करना क्या है अभी करना क्या देख लो, तो t1 का स्क्वायर अगर कर दूं तो 4 स्क्वायर m/k1 आ जाएगा, तो k1 की वैल्यू आ गई बच्चों 4 स्क्वायर m/t1 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गई। दूसरा, सिमिलरली अगर आप k2 के बारे में बात करो तो 4 स्क्वायर m/t2 का स्क्वायर आ जाएगा, और k इक्विवेलेंट की जगह पर आप करके दे सकते हो 4 स्क्वायर m/t का स्क्वायर। ये क्यों कराया मैंने उसको समझ लो, क्योंकि जब सीरीज में 1/k इक्विवेलेंट वाज 1/k1 प्लस 1/k2, तो k इक्विवेलेंट की जगह पर 4 स्क्वायर m, और ये t स्क्वायर डाल देता हूं, इज इक्वल टू k1 की जगह पर 4 स्क्वायर m, यहां पर t1 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर m, यहां पर t2 का स्क्वायर, ये कैंसिलेशन हो गया, तो t का स्क्वायर इज इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे लिए यहां पर बन चुका है, ये बन गया, राइट, समझ में आई बात। तो मैंने टाइम पीरियड हर एक का निकाल दिया, फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको टाइम पीरियड ऑफ कॉम्बिनेशन चाहिए था, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ कॉम्बिनेशन चाहिए था, लेकिन मुझे तो इंफॉर्मेशन के की ही पता है, तो उस हिसाब से मैंने इसको एडजस्टमेंट कराना शुरू कर दिया है, राइट। नेक्स्ट वन, यस, infinite spring with force constant k, 2k, 4k, 8k respectively are connected in series. Calculate the effective force constant of spring. यहां बताया गया है ये जो है are connected in series, तो सीरीज में होता है 1/k इक्विवेलेंट, तो 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/k4 प्लस सो ऑन, इनफाइनाइट है। तो मैं यहां पर 1/k कॉमन निकाल देता हूं, यहां आ जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 सो ऑन। ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो सॉल्यूशन आता है वो आता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो 1/r का क्या है, मतलब ये जो ब्रैकेट होगा, इस ब्रैकेट का रिजल्ट इस तरीके से लाना है, तो a जो होगा, a इज अ फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू मतलब इनमें देखोगे आप तो ये फर्स्ट वैल्यू मुझे यहां पर जो दिख रही है, दिस इज फर्स्ट वैल्यू 1 ही दिख रही है, फर्स्ट वैल्यू 1 दिख रही है। दूसरा ऐसे r क्या होता है, r इज अ कॉमन रेशो, कॉमन रेशो का मतलब ये हो रहा है
सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करा दो, या फिर थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड करा दो, या फिर फोर्थ डिवाइडेड बाय थर्ड करा दो, कोई भी करा दो, इनका रेशो क्या आएगा? तो अगर मैं इनका रेशो निकालू, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट तो 1/2, थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड तो भी 1/2, फोर्थ डिवाइडेड बाय थर्ड तो भी 1/2, तो मेरा रिजल्ट बनने वाला है 1/k इक्विवेलेंट 1/k। देखिए ए की जगह पर 1 माइनस, और कॉमन रेशो जो है जो 1/2 है, तो इट इज 1/k, ये 1/2 तो 2 ऊपर चला गया, दिस इज 1/k इक्विवेलेंट। तो फाइनली k इक्विवेलेंट का आंसर मिल चुका है k इक्विवेलेंट का आंसर मिल चुका है k डिवाइडेड बाय 2, k इक्विवेलेंट का आंसर मिल चुका है k डिवाइडेड बाय 2, राइट? ये आ गया रिजल्ट आपका। चलिए नेक्स्ट वन, इसमें फास्ट में कराते हैं। चलो देखो, ये 2k क्या है? ये 2k क्या है? ये सीरीज में है, तो इन दोनों का मिला के क्या होगा? ये तो ऑलरेडी किया था, ये ऑलरेडी किया था। ये 2k जब पैरेलल में आता है, सीरीज में आता है, तो k इक्विवेलेंट k1 k2 k1 k2 बाय k1 प्लस k2, 4k स्क्वायर बाय 4k, तो कितना आ गया? 2, सॉरी k आ गया। तो इजीली आप वैसे भी करा सकते हो, k डिवाइड बाय n से भी करा सकते हो, तो लेकिन ध्यान नहीं रखना इस पे। 2k सीरीज में तो 1/k1 प्लस 1/k2 वाला लगा दो, ऐसे लगा दो, या फिर 1/k इक्विवेलेंट 1/k1 प्लस 1/k2, मतलब 2/2k, दैट इज 1/k, सो k इक्विवेलेंट इज k। तो मेरे पास तो तीनों ही k हो गए हैं। अगर तीनों ही है तो तीनों तो पैरेलल में है, पैरेलल में अगर है तो 3k हो जाएगा। अच्छा, यह मास 3m था, तो ये 3k हो गया, और नीचे का ब्लॉक भी भैया 3m ही है, तो टाइम पीरियड ट्वाइस पाई स्क्वायर रूट m बाई k, तो आंसर मिल गया 2 पाई स्क्वायर रूट m बाई k। ये रिजल्ट मिल चुका है, t इक्वल टू ट्वाइस पाई रूट m बाई k रिजल्ट मिल चुका है। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। On suspending a mass m from the spring of constant k, the frequency of vibration f is obtained. If second spring as shown in the figure is arranged, then frequency is. On suspending a mass m from spring of force constant k, तो frequency is, देखिए टाइम पीरियड ध्यान में है, ट्वाइस पाई रूट m बाय k, तो m बाय k, ठीक है, m बाय k, तो फ्रीक्वेंसी होता है 1/2 पाई, तो रूट k बाय m। इन्होंने अभी ये कॉम्बिनेशन चेंज करा दिया, तो यहां पर f डैश इज इक्वल टू 1/2 पाई, मास तो अभी भी उतना ही बन रहा है, लेकिन k की जगह पर k इफेक्टिव आ गया। अच्छा, अभी मैंने आपको पढ़ाई है, दो सीरीज में है या पैरेलल में? ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में? सीरीज में है या पैरेलल में? दिख रहे हैं सीरीज में, काम कर रहा है पैरेलल का, तो पैरेलल है, तो k प्लस k 2k हो गया। तो क्वेश्चन इज अबाउट द रेशो, रेशो इज व्हाट? नथिंग, रेशो इज नहीं, तो f डैश इक्वल टू, ये √2 बाहर निकाल देता हूं, बाकी 1/2 पाई रूट k बाय m की वैल्यू f आ गई है। तो मेरा आंसर यहां पर √2 f √2 होना चाहिए 1। फिर सेम रिजल्ट है, इन एडजॉइनिंग फिगर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फॉर मास विल बी प्रोपोर्शनल टू, तो प्रोपोर्शनल टू अगर बात करें तो यस क्या आने वाला है अभी? हाँ, क्वेश्चन इज अबाउट फ्रीक्वेंसी ना, सो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ के इफेक्टिव, सो f प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ k इफेक्टिव, ये दोनों पैरेलल में है, तो k1 प्लस k2 होना चाहिए, थर्ड आंसर होना चाहिए। देन नाउ दीज टू आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट पूछा गया है, तो ये दो सीरीज में अगर है तो सीरीज में k इफेक्टिव k1 k2 बाय k1 प्लस k2 सीरीज में, दो के लिए तो इतना रिजल्ट आप ध्यान में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन इज अबाउट टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा गया, तो देखिए कैसे करना है। ये दोनों कैसे है बच्चों? पैरेलल में है, तो पैरेलल में इन दोनों का क्या हो जाएगा? k1 प्लस k2 हो जाएगा, सॉरी
क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो ट्वाइस ऑफ K1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर बच्चों यहाँ पर K2 है और ये ब्लॉक M है। तो अभी अगर देखोगे तो ये दोनों जो दिख रहा है मुझे सीरीज में दिख रहा है, तो सीरीज में होता क्या है 1/K इक्विवेलेंट, या फिर डायरेक्ट ही अगर, हाँ चलिए ठीक है ऐसे लेता हूं मैं, 1/K इक्विवेलेंट 1 बाय ऊपर वाला जो सिस्टम था उसका ट्वाइस K1 प्लस 1 बाय ये K2, तो K इक्विवेलेंट आ गया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर इसका पावर 1 है, अगर मैं K इक्विवेलेंट करा दूं तो रिजल्ट वैसे ही रखना है, सिर्फ यहां पर पावर -1 डाल देना है। इसको पूरा इन्वर्स करा दिया है, इस तरीके से दिखाना है। तो मुझे तो ये 4th नंबर दिख रहा है, सॉरी ये दिख रहा है, यस सेकंड ऑप्शन। यहां तक ठीक है, यहां तक जितना पढ़ाया अगर समझ में आया है तो बहुत बढ़िया चीज है। तो इसके नोट्स भी आपको लेकर रखना है। चलिए थैंक यू वेरी मच।